क्या बताया कि जो बाय क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट जो कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, दिस इज डन बाय द सेंट्रल बैंक बाय यूजिंग द टू टाइप ऑफ मेथड। जो दो मेथड, पहला क्या होता है भाई क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या अंतर है भाई? बोलो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है? क्वांटिटेटिव में क्या होता है, रेट्स वगैरह को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? रेट्स वगैरह को चेंज किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। जैसे कि रेपो रेट, अभी एक एक करके पढ़ेंगे, रिजर्व रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है, बैंक रेट पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद सीआरआर है और आपको एसएलआर है, ठीक है। इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग पढ़कर चलेंगे। दूसरा फिर कोई क्वालिटी को भी मेजर करती है, मतलब क्वालिटी को अगर मेंटेन करने का तरीका होगा वो कौन सा होगा मेथड? बोलो, क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले देखो क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या है कि सबसे पहला क्या है भाई, बैंक रेट पॉलिसी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीआर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है। बैंक रेट, व्हाट डू मीन बाय द बैंक रेट? तो द बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज प्रिपेयर्ड टू गिव अ क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक। मतलब देखो क्या होता है भाई, आरबीआई जो होता है वो किसको लोन देता है भाई? लोन टू लोगों को तो लोन देता नहीं है, लोगों को लोन कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देता है उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बैंक रेट। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज प्रिपेयर टू गिव अ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब कि लोन देने के लिए रेडी है कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर देती है उस रेट को हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। सिंपल सी बात। द इंक्रीज इन द बैंक रेट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सोचो, अगर बैंक रेट बढ़ा दे, एक एक समझना, ठीक है, अगर बैंक रेट बढ़ा दे तो इसका मतलब क्या है भाई कि वो अब ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन कम लेगा कि ज्यादा लेगा? कम लेगा, क्योंकि रेट जब महंगा हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी तो महंगा हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा तो वो फ्लो ऑफ मनी जो होगा इकोनॉमी में, या फ्लो ऑफ जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो बैंक रेट कभी भी बढ़ाएगा तो याद रखना, द इंक्रीज इन द बैंक रेट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रेडिट बिकम्स डियर और एक्सपेंसिव। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जिसके वजह से उसकी जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगा, मतलब वो लोन कम देगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर द क्रेडिट रिड्यूस। तो क्या होगा? डिमांड फॉर अ क्रेडिट, डिमांड फॉर अ क्रेडिट का मतलब लोन, ठीक है। तो याद रखना तुम लोगों में क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया गया इन कंपेयर टू लोन। तो याद रखना क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल का मतलब क्या होता है? लोन। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। कब? बैंक रेट। अगर मान लो कि बैंक रेट यहाँ पर कम हो जाता तो इसका मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक लेता तो अपने आप ही फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता? बढ़ जाता, ठीक है। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा? लोन देने की जो क्षमता है या फ्लो है वो एक तरीके से बढ़ जाती है। समझ में आया पहला कि इससे बैंक रेट बढ़ाने घटाने से क्या होता है, बैंक रेट होता क्या, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट डू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन भाई? देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई क्या करती है भाई? आरबीआई क्या करती है? सेल करती है। क्या करती है भाई? सेल करती है या फिर परचेस करती है। किसको भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। किसको सेल करती है या परचेस करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं होता है, एक तरीके का पेपर होता है जो सरकार का शपथनामा, जैसे एक पेपर में लिखा गया कि 50 एकड़, ये 1 करोड़ का पेपर है, ये वो बॉन्ड पेपर टाइप में होता है ना, वो बॉन्ड पेपर। तो अगर मान लो आरबीआई ने बॉन्ड पेपर को बेचती है, किसको बेचेगी भाई? बॉन्ड पेपर मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिस पर ये कागज है, ये कागज है जिस पर लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ का कागज जो है वो आरबीआई ने बेच दिया। किसको भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर बैंक को। तो बैंक ने उसको खरीद लिया, ठीक है, बैंक ने उसको खरीदा। सोचो, तो खरीदा इसका मतलब बैंक ने पैसा दिया होगा भाई। सिंपल सी बात है कि वो कागज लिया और पैसा दे दिया। और जब परचेस करेगा, परचेस करने का मतलब कि जब आरबीआई ने इन लोगों से परचेस कर लिया ये कागज और पैसा एक तरीके से दे दिया, तो पैसा का फ्लो कब बढ़ रहा है? जब वो परचेस कर रहा है। तो जब परचेस कर रहा है, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर रहा है, ठीक है, परचेस कर रहा है, तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है, ठीक है।
फ्लो ऑफ क्रेडिट भी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो कागज लेके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर पैसा जो है उनको दे रहा है। तो एक तरीके से फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ रहा है परचेज पर, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। अगर सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो क्या होगा भाई? फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा? फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। कम क्यों होगा? क्योंकि कागज को बेचा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कागज है, कागज को बेचा, कहां पर बेचा? बैंक को, और बैंक उसके बदले उसको क्या दिया? पैसा दिया। तो अपने आप ही क्या हो गया? जो पैसा की कमी आ गई। तो ये बात दोनों याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक कर जो हमने क्या क्या लिखा, बोला इट रेफर्स टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई के द्वारा सेल और परचेज किया जाता है किसकी? सिक्योरिटीज की। किसके बदले? सरकार के बदले। तो सरकार के बदले आरबीआई सेल करती है या फिर परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। याद रखना, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, कि जब बेचती है, बेचने का मतलब है कि एक कागज, एक बॉन्ड पेपर, सिक्योरिटीज कुछ नहीं होता। जैसे 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है तो वो एक बॉन्ड पेपर या सिक्योरिटीज है जिसको बेचने का काम आरबीआई करती है। तो बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, इसको बेचने पर द सेंट्रल बैंक विड्रॉ द कैश बैलेंस, है ना। इस कागज को बेचा और उसके बदले बैंक से पैसा ले लिया, तो उसके वजह से क्या होगा? जो कैश बैलेंस बैंक के पास है उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब अपने पास लिया। विद इन द इकोनॉमी एंड बाइंग द सिक्योरिटी, द सेंट्रल बैंक कंट्रीब्यूट द कैश फ्लो या कैश बैलेंस इन द इकोनॉमी। और अगर बाई करती है तो वो पैसा इकोनॉमी को दे रही है, जिसके तहत जो है कॉमर्शियल बैंक भी आगे चलकर पैसा जो है वो लोन के रूप में बांटता है। तो यही बोला गया कि थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन इफ द कैश बैलेंस इज इंक्रीज्ड, अगर मान लो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो कैश बैलेंस इंक्रीज किया गया। कैश बैलेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है भाई? कैश बैलेंस इंक्रीज का मतलब कि बाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई? थ्रू द परचेज ऑफ सिक्योरिटी द फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेस। क्या होगा भाई? फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लोन देने की पावर कम हो जाएगी। इफ द कैश बैलेंस आर रिड्यूस्ड, अगर कैश बैलेंस को कम कर रही है, मतलब क्या कर रही है? अगर वो सेल कर रही है, तो सेल कर रही है तो थ्रू द सेल्स ऑफ सिक्योरिटी द फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीजेस। बस यही बात याद रखना भाई। सोचो, सेल करेगा मतलब इसको 1 करोड़ वाला जो कागज था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसको बेचा किसको? बैंक को। तो बैंक ने उसको खरीद लिया कागज को, 1 करोड़ रुपया कागज खरीद लिया। और एक तरीके से 1 करोड़ रुपया, वैसे 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपया नहीं देता है, उसका कम मतलब 90 लाख रुपया दे दिया, ताकि बैंक को तो प्रॉफिट हो। ऐसा थोड़ा ना कि 1 करोड़ का 1 करोड़ खरीदेगा, 1 करोड़ रुपया लेगा, तो उसको कुछ फायदा होता है भाई। तो मान लो कि ये बेचा, किसने बेचा? आरबीआई ने। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर सेल्स ऑफ सिक्योरिटी करा, इसको बेचा तो कागज कहां चला गया? बैंक के पास। और बैंक ने उसके बदले क्या दिया? पैसा दिया। तो पैसा दिया, इसका मतलब क्या है? बैंक के पास पैसा तो कम हो गया, तो बैंक तो लोन देगा नहीं, जिसके वजह से क्या होगा? फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब फ्लो ऑफ जो लोन है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस यही फर्क है दोनों में, याद रखना है, ठीक है। तो इसके तहत जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में पैसा निकाला जाता है, पैसा कम किया जाता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में मान लो कि आरबीआई को जब ज्यादा एक तरीके से लग रहा है कि यार इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई ने क्या करा? कुछ डिस्काउंट रेट देकर या उनको एक तरीके से मुनाफा देकर उनसे वो क्या किया? खरीद लिया, ठीक है, और पैसा दे दिया। अगर उनको लगता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, निकालना जरूरी है, तो सरकार जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर वहां से पैसा निकाल लेती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैश रिजर्व रेशियो, बहुत बार पूछा गया है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक है भाई, सीबी का मतलब कॉमर्शियल बैंक, और आरबीआई। अब क्या होता है, मान लो कि कॉमर्शियल बैंक में हर रोज कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट होता है कि नहीं। अब मान लो एक दिन में 1000 रुपया जो डिपॉजिट हुआ, अब 1000 रुपया डिपॉजिट हुआ तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि आरबीआई ने बोला कि भाई सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो 20% है, सरकार ने बोला या आरबीआई ने बोला। तो इसका मतलब जो भी हर दिन मतलब क्या, आज 1000 रुपया जमा हुआ तो 1000 रुपया का 20% कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 20% 200 रुपया। तो 200 रुपया वो हर दिन जो होगा, या फिर इस दिन मान लो कि 1 जनवरी 2025 को हुआ, तो 1 जनवरी 2025 को 1000 जमा हुआ भाई, तो 1000 का 200 रुपया वो आरबीआई के पास कैश में ट्रांसफर करेगा रात तक कंप्लीट, जैसे बैंक बंद होने से पहले। सेम उसी तरीके से अगले दिन मान लो कि 5000 जमा हुआ, 2025 को 5000 जमा हुआ, तो 5000 का 20% निकाल दो भाई, 20% कितना हो गया भाई? 5 to 1000। तो 1000 रुपया वो कहाँ किसको देगा? आरबीआई को,
ठीक है। तो हर दिन का जो भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश के फॉर्म में रिजर्व रखा जाता है किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ऐसे याद रखना। तो क्या है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज। मिनिमम परसेंटेज जो भी परसेंटेज जो है आरबीआई ने तय करा है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू केप्ट विद अ सेंट्रल बैंक। वैसा परसेंटेज ऑफ मनी जो कि कॉमर्शियल बैंक को जो है वो रिक्वायर्ड है कि वो उतना पैसा जो है कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा रखे, उसी को हम लोग सीआरआर बोलते हैं। अब सोचो सिंपल सी बात, अगर सीआरआर एक तरीके से बढ़ा दें, अब मान लो कि सीआरआर 20% था भाई, तो 1000 रुपया का 200 रुपया वो रख पा रहा था, मतलब 800 रुपया वो लोन दे पा रहा था। अब मान लो कि सीआरआर बढ़ा दिया, आरबीआई ने बोल दिया 40% सीआरआर रहेगा, मतलब अब 400 रुपया उसको जमा रखना पड़ेगा। तो अब क्या लोन कम देगा कि ज्यादा देगा? लोन कम देगा। सिंपल सी बात है। सोचो ना, सीआरआर जब 20% था, जब 1000 जमा हो रहा था, तो आरबीआई के पास कितना पैसा रख रहा था भाई? वो 1000 रुपया का, 1000 रुपया का 200 रुपया। सिंपल सी बात है, 200 रुपया आरबीआई पर जमा रख रहा था। अब मान लो कि सीआरआर कर दिया 40%, सीआरआर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो सीआरआर बढ़ा देने के मतलब जब ये 200 रुपया रख रहा था तो 800 रुपया का वो लोन प्रोवाइड कर रहा था, हाँ या ना? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सोचो कि 40% मतलब इसको 400 रुपया अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीआरआर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो 400% मतलब क्या? 600 रुपया ही लोन देगा। तो लोन देने की कैपेबिलिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? तो लोन देने की कैपेबिलिटी कम हुई, मतलब फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हुआ? कम हो गया। समझ में आया? तो लोन देने की कैपेसिटी अपने आप में ही कम हो गई। सेम उसी तरीके से अगर मान लो कि सीआरआर को कम कर दे, आरबीआई ने बोला कि 10% ही रखना पड़ेगा, तो 10% ही रखना पड़ेगा, मतलब 100 रुपया ही रखता है भाई वो बैंक के पास। ठीक है, इसका मतलब वो कितना रुपया लोन में देगा? 900 रुपया। मतलब क्या हो गया? इससे फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो गया? फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो गया? बढ़ गया। सिंपल सी बात है। तो याद रखना कि सीआरआर को बढ़ाने पर जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है घटता है, और सीआरआर को कम करने पर फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इंक्रीज इन सीआरआर विल रिड्यूस द क्रेडिट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। वही बोला गया कि अगर हम सीआरआर को कम करेंगे, ठीक है, तो क्रेडिट सप्लाई जो इंक्रीज करेंगे अगर सीआरआर को, तो क्रेडिट सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया आप लोगों को? इसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो नेक्स्ट, अब आते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब क्या होता है, आरबीआई सिर्फ ये नहीं बोलती है कि भाई आप कुछ जो टोटल डिपॉजिट है आरबीआई के पास, मान लो कि यहाँ पर जो लोगों ने डिपॉजिट करा, कहाँ पर? बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट करा। तो एक तो बोला क्या भाई कि भाई आपको सीआरआर के फॉर्म में, मान लो सीआरआर 20% है, तो 20% सिंपल सा मतलब कि 200 रुपया जो है वो आप आरबीआई के पास जमा रखेंगे सीआरआर के तहत, हाँ या ना? ये तो हमारा क्लियर हो गया। आरबीआई ये बोली ठीक है भाई तुम मेरे पास रखे हो, लेकिन कुछ पैसा अपने पास भी तो रखो। तुम्हें अगर सिचुएशन में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो तुम हर वक्त तो मेरे पास नहीं आओगे ना। तो उसके तहत इसने बोला, आरबीआई ने ये बोला कि कॉमर्शियल बैंक को अपने पास, मतलब क्या, सेल्फ के पास भी कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा जो हमने बोल रखा। अब मान लो कि आरबीआई ने बोला कि भाई जो एसएलआर है वो भी 20% है, तो 20% मतलब 200 रुपया का वैल्यू का कोई भी एसेट या कैश के फॉर्म में बैंकों को अपने पास भी रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास और कुछ परसेंट उसको खुद अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरबीआई के पास जो जमा करेगा वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में होगा। तो यहां पर क्या बोला कि एसएलआर कुछ परसेंट आपको भी एक तरीके से अपने पास रखना पड़ेगा। तो क्या बोला? एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट, की जो भी उसकी संपत्ति का जो है फिक्स्ड एसेट उसको अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको कभी भी हम लोग मार्केट में जाकर कैश में बदल सकते हैं। जैसे कि जमीन का पेपर है, जमीन का पेपर अगर बैंक ने रखा हुआ है एसएलआर के रूप में, तो उसको कभी भी जमीन का पेपर अगर मान लो किसी ने फ्रॉड कर दिया तो जमीन का पेपर आराम से कैश हो सकता है। गोल्ड को भी मार्केट में जाके बेचकर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड एसेट आर दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश एट पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई एसेट को अगर हम लिक्विड एसेट में मतलब उसको कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वी कैन कॉल दिस लिक्विड एसेट।
तो जो एवरी बैंक को मेंटेन करना होता है फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या लिक्विड एसेट के रूप में उसको क्या बोलेंगे, एसएलआर। ठीक है, अब समझो यहाँ 20% रखा है, मतलब क्या, 200 रुपया का जो वैल्यू है वो खुद अपने पास ही रखना है बैंक को, है कि नहीं। तब सिंपल सी बात, जैसे कि सीआरआर था वैसे ही एसएलआर होगा। अगर मान लो एसएलआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा या घटेगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा भाई, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, कम पैसा लोन में देगा, हाँ कि ना। सिंपल सी बात, सोचना कभी भी रेट बढ़ता है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, याद रखना। ठीक है, तो एसएलआर से फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब फ्लो ऑफ लोन कम हो जाएगा, और एसएलआर जो है वो एक तरीके से कम होने पर जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, मतलब कम पैसा रखना पड़ेगा तो ज्यादा लोन देगा भाई वो, हाँ कि ना, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट रेपो रेट, व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट। अब आते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। हमने क्या सीखा, हमने बैंक रेट देखा, हमने क्या देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा, हमने देखा सीआरआर और हमने देखा एसएलआर। अब क्या देखेंगे हम लोग, रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन रेज अ शॉर्ट टर्म लोन। जनरली बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म लोन जो है वो दिया जाता है, लेकिन जो रेपो रेट है उसमें एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो शॉर्ट टर्म जो लोन है वो एक तरीके से दिया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक जिस रेट पर, सेंट्रल बैंक का मतलब कौन हो गया, आरबीआई, कि आरबीआई जिस रेट पर जो है लोन ग्रांट करती है, लोन ग्रांट करती है किसको भाई, कमर्शियल बैंक को, कितने पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलकर चलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है इंक्रीज। अब सोचो कि रेपो रेट अगर बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे, मतलब मान लो कि अभी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रही थी, ठीक है, अब रेपो रेट कर दिया 20%, तो वो कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा कि ज्यादा लोन लेगा, कम लोन लेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो गया, तो कम लोन लेगा भाई। तो कम लोन लेगा तो फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट सप्लाई क्या होगा भाई बताओ, फ्लो ऑफ क्रेडिट सप्लाई क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, हाँ कि ना, क्योंकि रेट महंगा होगा तो कम लोन कमर्शियल बैंक ही लेगा, तो उसके पास पैसा रहेगा नहीं, तो लोगों को भी कम ही लोन देगा वो, तो अपने आप ही जो लोन की सप्लाई होगी कम हो जाएगी। रेपो रेट एक तरीके से कम हो गई, तो जिसके वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको ध्यान देकर चलना बहुत जरूरी है। एक सीआरआर एसआरआर अगर पकड़ लिया ना आपने, तो ये सब सारा अपने आप ही आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो भाई, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है, अब समझो कि ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ जो है आरबीआई जो है वही लोन ग्रांट करे। अब कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल, कुछ कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट हो जाता है, मान लो उसके पास 10 करोड़ रुपया, वो लोन देना नहीं चाह रहा है लोगों को, मतलब क्या, लोगों को लोन नहीं देना चाह रहा है। अब वो चाह रहा है क्या, कि ये पैसा जो है वो हम जाकर आरबीआई के पास क्या कर दें, जमा कर दें, मतलब क्या, डिपॉजिट कर दें, कुछ सरप्लस पैसा हो गया भाई। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला कि जो एक तरीके से अगर आपके पास सरप्लस पैसा होता है तो आप उसको लाकर जमा कर सकते हैं मेरे पास, तो इस पर जमा किया, किसके पास जमा किया, आरबीआई के पास, और आरबीआई इसके बदले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है इसको, तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो जमा कर सकता है आरबीआई के पास, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक को। यहाँ उल्टा है कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा हो गया। रेपो रेट में इंटरेस्ट कौन दे रहा था, कमर्शियल बैंक, किसको दे रहा था, आरबीआई को, और यहाँ पर रिवर्स हो गया, मतलब कमर्शियल बैंक सरप्लस अमाउंट कहाँ रख रहा है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसके बदले उसको इंटरेस्ट दे रही है। वहां आरबीआई इंटरेस्ट ले रही थी, यहाँ आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बोला गया इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक कैन पार्क, अपना जो सरप्लस फंड है वो पार्क कर सकती है, कहां पर, आरबीआई के पास, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए आरबीआई भी खुद रखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है, इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट विल रिड्यूस द क्रेडिट। अगर इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, क्रेडिट का सप्लाई क्या होगा, क्रेडिट सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, और वाइस वर्सा, और जस्ट उल्टा। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, रिवर्स रेपो रेट। आगे आ जाओ भाई,
आगे आ जाओ, अगर क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया भाई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में मैंने क्या बताया, क्वालिटी को मेंटेन, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझना। अब क्या होती है कि आरबीआई ऐसा नहीं है कि भाई आप जितना मन चाहो उतना लोन बांट दो, जैसा चाहो वैसा। तो आरबीआई बोलती है कि आप उतना लोन नहीं बांट सकते हो, आपको एक समय सीमा पर या फिर एक तय होगा लिमिट, उस लिमिट के अंदर ही आप लोन वगैरह बंटवारा करेंगे। जैसे मान लो कोई बंदा है, सिंपल से ए बंदा है, ए बंदा के पास घर है भाई 10 करोड़ रुपया का, वो बोला कि 10 करोड़ पर लोन जो है हमें चाहिए। अब वो 10 करोड़ रुपया का घर जो है वो एक तरीके से कहाँ लेके गया, बैंक में, उसका पेपर, बोला कि मेरे को क्या दे दो, एक लोन दे दो। तो क्या वो 10 करोड़ का 10 करोड़ लोन दे देगा क्या बैंक? नहीं देगा, वो अपना भी तो मार्जिन रखेगा कुछ ना कुछ। तो उसने बोला कि भाई हम लोग 30%, आरबीआई ने बोला कि 30% मिनिमम मार्जिन रखना है, इसके बढ़ाकर अगर मार्जिन रखना तो बैंक पर डिपेंड है। लेकिन क्या बोला कि आप इसका 3 करोड़ मतलब आप 7 करोड़ का ही लोन ग्रांट करेंगे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, क्योंकि 30% का मार्जिन आपको अपने पास रखना है कि अगर मान लो कि उसने पूरा आपने दे दिया पूरा, उसके बाद वो भाग गया, ये हो गया, तो पैसा रिकवर कैसे करोगे तुम? ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो है नहीं बैंक में, बैंक में तो लोगों का ही पैसा है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द लिमिट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि जो भी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है उसमें से जो वैल्यू डिडक्ट होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर बिफोर ग्रांटिंग देम लोन, कि जो लोन देने से पहले जो पैसा एक तरीके से डिडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो 10 करोड़ में 30% मार्जिन रखा गया था, ठीक है, तो वो डिडक्ट हो गया ना, तो 7 करोड़ ही लोन दिया, तो जो डिडक्ट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर सोचो इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20%, मान लो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले मतलब 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% था। 20% का मतलब कितना हो गया भाई, 2 करोड़, मतलब 8 करोड़ जो लोन है वो सैंक्शन कर सकता था, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझो, देन द बोरोवर्स कैन गेट अप टू 80% ऑफ द लोन ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो भी 80% है मतलब 8 करोड़ का जो है वो लोन ले सकता था। ठीक है, तो ये बात है, इंपॉर्टेंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट व्हेन इट वांट्स टू रिड्यूस द क्रेडिट। अब समझो, अगर आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब 40% कर दिया, मतलब आरबीआई क्या चाह रही है कि क्रेडिट का सप्लाई क्या हो, कम हो, है कि नहीं? क्रेडिट जो सप्लाई है वो क्या है, कम हो, लोन कम ले लोग। अब जब ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा तो लोग अपना घर गिरवी नहीं रखेंगे, क्या पैसा पैसा वापस करेंगे तो साथ करेंगे वापस, साथ करेंगे ना, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ही करेंगे ना, जितना लोन हमें मिला है उतना ही ना। अगर पूरा वापस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पूरा प्रॉपर्टी सरकार का हो गया या फिर आरबीआई का हो गया। लेकिन जितना ग्रांट लोन हुआ, मतलब 7 करोड़ का लोन मिला है, तो 7 करोड़ ही तो दोगे इंटरेस्ट के साथ। ये तो इसलिए रखा गया ना ताकि आप इंटरेस्ट वगैरह ना दो, भाग जाओ, तो आपको आपका प्रॉपर्टी तो है ना बैंक के पास, उसको सेल करके वो पूरा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकती है। तो हमने क्या बोला कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाएगी, मतलब आरबीआई ने बोल दिया कि 40% रखो भाई, तो 40% रखने का मतलब कि कम लोग लोन लेने का सोचेंगे, बोलेंगे भाई यार अभी प्रॉपर्टी पर ना बहुत ज्यादा मार्जिन मांग रही है, तो एक तरीके से कम लोग लोन लेंगे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन वही अगर कम कर दे, 5% कर दे, तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो लोन लेने के लिए पहुंच जाएंगे कि यार अभी प्रॉपर्टी पर लोन ना सस्ता हो गया है, तो चलो ले लेते हैं। तो ये एक तरीके से चलता है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग मतलब राशन बंटवारा होता है ना भाई, तो यही हो गया कि आप जो लोन का बंटवारा, आरबीआई इस पर भी ध्यान देती है कि लोन का बंटवारा ऐसा ना हो कि एक ही सेक्टर को बहुत ज्यादा हो जाए, हर एक सेक्टर्स में लोन जो है वो बटे, इसका जो ध्यान है वो एक तरीके से बैंकों को देकर चलना पड़ता है। जैसे क्या, इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट कोटास फॉर अ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मान लो, सिंपल सी मान लो, बहुत सारे बिजनेस होते हैं भाई, अब मान लो सिर्फ कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ही पूरा, मतलब एक 10 करोड़ का लोन जो है किसी ब्रांच ने सैंक्शन करा और सारा लोन इसी को दिया, तो गड़बड़ है ना, रिस्क है ना भाई। अगर मान लो कि ये वाला सेक्टर डूब गया, सारा पैसा डूब गया, इसीलिए बोलती है बैंक या फिर आरबीआई ये बोलती है कि अलग अलग, मतलब आप हेल्थ पर भी आप लोन दो भाई, एजुकेशन लोन भी दो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाओ, आप एक तरीके से एग्रीकल्चर लोन भी दोगे, आप बिजनेस लोन भी दो, आप पर्सनल लोन भी दो, मतलब अलग अलग तरीके से लोन लेके चलो, राशन जैसा सबको बांटो, एक ही को पूरा राशन नहीं देना है, मतलब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं करना है एक को, तो उसको हमें रेशनिंग मतलब सबको बांट के चलना है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है, फ्लो ऑफ क्रेडिट या पैसे का जो फ्लो है वो सारे सेक्टर्स में एक ही जैसा
हो सके, ताकि चीजें ऐसा ना हो कि एक सेक्टर बढ़ गया एक सेक्टर नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये बात है जो कि समझकर चलना है। जो थर्ड है वो क्या, डायरेक्ट एक्शन। कभी कभी आरबीआई क्या होती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है। मान लो आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने क्या बोला भाई, बैंकों को बोला कि भाई तुम जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं और उससे गलत जो चीजें हैं वो की जा रही है इकोनॉमी में। तो उसको मना किया भाई, किसने मना किया, आरबीआई ने। लेकिन वो बोल रहा है, वो किया जा रहा है पर मजे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लेगा आरबीआई, उस पर पेनल्टी लगा देगा। 500 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया, अब तो अपने आप चुपचाप हो गया, वो तो देना ही पड़ेगा उसको, नहीं दोगे तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देगा, 2-4 ब्रांचेस बंद कर देंगे। तो एक तरीके से वो चीज की जाती है डायरेक्ट। जो अगर कोई बैंक की रूल मतलब आरबीआई के रूल को नहीं माना तो उस पर जो है वो डायरेक्ट एक तरीके से पेनल्टी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्शन है जो कि आरबीआई लेती है बैंकों के ऊपर। ठीक है, लास्ट आता है बट नॉट द लिस्ट, मोरल सुसेशन। मोरल सुसेशन का मतलब होता है कि आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी तो है एज अ बैंक। तो सिंपल सी बात सोचो कि मार्केट में जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो आरबीआई क्या बोलती है भाई सारे बैंकों को कि यार देखो हम ना रेट वेट कुछ कम नहीं कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, अब महंगाई का मतलब क्या, फ्लो ऑफ मनी क्या है, ज्यादा है भाई। तो फ्लो ऑफ मनी ज्यादा है तो तुम लोग ऐसा करो कि कम लोन दो, कम लोन दो, क्योंकि तुम लोगों का जो, या फिर रेट बढ़ा दो अपने आप से, तो चीजें अपने आप ही एक तरीके से लोग कम लेने लगेंगे। तो अगर नैतिक जिम्मेदारी मतलब ये चीज है कि आरबीआई और बैंकों के बीच में एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है जिसको निभाकर चलना होता है सारे बैंकों को। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे डिफ्लेशन, अगर बैंक इकोनॉमी में पैसे की कमी है तो सब आरबीआई ने क्या बोला, यार लोन तो सस्ता कर दे, मैंने सस्ता कर दिया तुम भी तो करो, नहीं करोगे तो डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा फिर हमें भाई। तो एक तरीके से मोरल नैतिक जिम्मेदारी आपकी क्या है कि जैसे एक बिजनेस की नैतिक जिम्मेदारी क्या, कि अगर वो कि कहीं का अगर पानी का इस्तेमाल करा तो उसी पानी को वो गंदा ना करे, सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो बाई अ मेजर सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट अ बैंक टू लेंड मोर नॉट लेंड इन द सेम केस। मतलब क्या, द सेंट्रल बैंक empowered to issue a directive to the member of bank and such direct order are in the form of directional control and prohibiting loans टू द प्रायोरिटी सेक्टर। ऐसा है कि मान लो कि कोई सेक्टर को लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सेक्टर बढ़ नहीं रहा है, तो आरबीआई बोलती है यार तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो नहीं बढ़ रहा है, तो इससे बेटर है कि कहीं और लोन बांटो भाई, जो एक तरीके से सेक्टर बढ़ रहा है वो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये सब सारी जिम्मेदारी जो है वो बैंक और आरबीआई साथ में निभाती है, लेकिन आरबीआई का रोल इसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम नैतिक जिम्मेदारी कैसे, ओटीपी शेयर ना करें, इसका मैसेज तुम अपने कस्टमर को दो भाई कि ओटीपी ऐसे वैसे शेयर ना करें जब तक जो है, और बैंक कभी भी ओटीपी मांगती नहीं है अगर आप बैंक ब्रांच नहीं गए। तो जागो ग्राहक जागो, कुछ ऐसे ऐड वगैरह कैंपेन वगैरह चलाओ जिससे कस्टमर के बीच में अवेयरनेस फैले ताकि ट्रस्ट जो है वो बना रहे, है कि नहीं। तो चलिए, ये होता है मनी एंड बैंकिंग आपका खत्म।